हेलो फ्रेंड्स, क्रेजी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। सो वी आर बैक विद द करंट अफेयर्स ऑल इन वन ऑफ 29 अप्रैल 2020। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो सबसे पहले इंडिया ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग को अटेंड किया है। ये 11th पीसीडी था और इसको जर्मनी ने होस्ट किया था और चेयर जर्मनी और यूके ने साथ में किया था। और इसमें इम्पॉर्टेंट मेजर्स डिस्कस किए गए थे कोविड-19 को टैकल करने के लिए, लाइव्स को सेव करने के लिए और जो सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए। और इसके साथ ही जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था उसको अब इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जाने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना है वो सब भी डिस्कस किया गया था। ओके। और इंडिया ने इसमें क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के लिए एक सजेस्ट किया है जो कि सबके लिए ओपन हो और अफोर्डेबल कॉस्ट पे रहे। और जब से कोपेनहेगन समिट 2009 का फेल हुआ था तब से ये जो डायलॉग है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, ये जर्मनी में होता हुआ आ रहा है। ठीक है, कोपेनहेगन कहाँ पर है? ये डेनमार्क में है। और ये फेल क्यों हुआ था? क्योंकि क्लाइमेट डील नहीं हो पाई थी। और 2009 का जो ये यूएनसीसीसी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसको ही कोपेनहेगन समिट कहते हैं। ये 2009 का जो हुआ था और ये इट वाज अ फेलियर। और मेजर यूएनएफसीसीसी की बात करें तो 2010 में जो हुआ था ग्रीन, वहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड स्टैब्लिश हुआ था। 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो इस बार का याद रखना पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग था और जर्मनी ने होस्ट किया था। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो सेकंड न्यूज़ है जल शक्ति अभियान की। तो इट हैज़ टेकन ऑल मेजर्स टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी एंड कॉम्बैट प्रेजेंट हेल्थ क्राइसिस क्रिएटेड बाय कोविड-19। ठीक है, तो रूरल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने के लिए और जो अभी हेल्थ क्राइसिस है उससे कॉम्बैट करने के लिए भी इसने सारे मेजर्स लिए हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, अभी आईएमडी जो है हमारा इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने अनाउंस किया कि इस साल जो बारिश होगी, मानसून रेन्स होंगी, वो नॉर्मल रहेंगी। और इसकी वजह से जेएसए जो है जल शक्ति अभियान, इसने पानी को कंजर्व करने की और वाटर सोर्सेज जो होते हैं उनको रिचार्ज और रिप्लेनिश करने की तैयारियां शुरू कर दी है। जल शक्ति अभियान याद रखना 2019 में आया था और अभी तक 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर चुका है। और ये अभी तक का जो है ये मास सबसे बड़ा मास मूवमेंट है जिसमें ये सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह लेकर आता है। और कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो गए? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी अभी अलाउ किया है कि जो मनरेगा के वर्कर्स होते हैं उनको भी वो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन वर्क्स में। तो अभियान जो है जल शक्ति अभियान अब वो मनरेगा वर्कर्स का भी यूज़ करेगा। ओके, नाउ एनटीआरओ ने पता लगाया है कि इंक्रीज इन साइबर अटैक्स ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम। तो अभी कोविड के चलते कई जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, जिसकी वजह से एनटीआरओ जो कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है को पता चला है कि साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं। एनटीआरओ कब सेटअप हुआ था? 2004 में। ये एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है इन पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके, अब एच कार्ड क्या है? हॉस्पिटल केयर असिस्टेड रोबोटिक डिवाइस है। ये एक रोबोट है एच कार्ड। और ये जो कोविड-19 के फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, मतलब जैसे नर्सेज वगैरह हो गए, ऐसे लोगों को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर जो सैनिटाइज करने के लिए खड़े रहते हैं उन लोग को असिस्ट करने के लिए रोबोट है एच कार्ड। ठीक है, तो ये उनको हेल्प करेगा कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन से फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और इसको जो सीएसआईआर लैब दुर्गापुर की उसने डेवलप किया है। और इस डिवाइस में ही ड्रॉअर वगैरह भी हैं जो कि खाना देंगे पेशेंट्स को और पेशेंट्स के सैंपल्स भी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिज़िकल डिस्टेंस बना रहेगा। नाउ अल्जाइमर इनहिबिटर डेवलप्ड बाय जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। तो कोविड से हटके, कोरोना से हटके अल्जाइमर के ऊपर भी मतलब कुछ हुआ है काम, देख लेते हैं। तो अल्जाइमर इनहिबिटर डेवलप किया है। अल्जाइमर क्या है? ये एक डिसऑर्डर है जो कि डिमेंशिया होता है, जो उसमें से 70% से ज़्यादा डिसऑर्डर अल्जाइमर का ही होता है। ठीक है, तो मतलब अल्जाइमर इज़ अ टाइप ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, और इसके लिए जो इफ़ेक्टिव मेडिकेशन है उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें मल्टी फेसिटेड टॉक्सिसिटी होती है।
और बर्बरीन जो था उसको यूज़ किया जाता है इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में, और उसको कन्वर्ट किया गया है इनटू बर-डी। तो बर-डी क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये सोल्यूबल होता है, लेकिन ये टॉक्सिक रहता है टू सेल्स, और पूरी तरीके से पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं होता है, इट इज़ पुअरली सोल्यूबल, ओके। और नेचुरल प्रोडक्ट जो आइसोक्विनोलिन है वो भी यूज़ किया जाता है, वो इंडिया और चाइना में यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में। तो डिज़ीज़ का याद रखना, अल्जाइमर मेनली होता क्यों है, क्योंकि ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसके आसपास बहुत एबनॉर्मली प्रोटीन बिल्डअप हो जाता है। ये जो प्रोटीन होता है ये अमीनो एसिड्स का बना रहता है। तो ड्रग का क्या काम रहता है, वो रहता है कि इस प्रोटीन को वहाँ पे डिपॉजिट होने से रोके, ठीक है। और इस प्रोटीन का नाम याद रखना, इट इज़ अमाइलॉइड बीटा। ये ब्रेन सेल्स के अराउंड डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है। और अभी जो ये इन्होंने अल्जाइमर इनहिबिटर डेवलप किया है, ये डीएनए डैमेजेस को भी प्रिवेंट करेगा। अभी हमने जैसे बताया कि बर्बरीन जो था इट वाज टॉक्सिक टू सेल्स, तो अब ये जो मेडिसिन है ये डीएनए को डैमेज नहीं करेगा, ओके। Now task force on national infrastructure pipeline submit its report। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ ऑफ द सिटीजन्स इन द कंट्री। तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए है, और इंडिया को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर से 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए बाय 2025, ओके। तो 2025 के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर विजन, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर विजन के मेन एस्पिरेशंस क्या हैं, मतलब किस तरीके से जो सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना, 100% डिजिटल कवरेज प्रोवाइड करना, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, हाउसिंग और वाटर सप्लाई देना, और फार्मर्स इनकम को डबल करना बाय 2022। तो दिस इज़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ओके, याद रखिएगा। नाउ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये रिपोर्ट आई है जो कि रिलीज़ की है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर आईडीएमसी ने। इस रिपोर्ट का नाम है ग्रिड 2020। इसके अकॉर्डिंग 5 मिलियन से ज़्यादा लोग 2019 में डिस्प्लेस हुए थे, और ये पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट था। और पूरे वर्ल्ड में यदि देखें तो 75% जो डिस्प्लेसमेंट हुए थे वो डिज़ास्टर की वजह से हुए थे, मतलब ड्राउट, फ्लड्स, इन सब की वजह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुए थे, ठीक है। और इसके मेजर रीजंस क्या बताए गए हैं, 2019 का बता रहा है ये, ठीक है। 2020 में आई है रिपोर्ट, लेकिन 2019 का स्टेटस बता रहा था। तो सोशल और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, हज़ार्ड इंटेंसिटी और हाई पॉपुलेशन, ये मेन रीजंस थे डिस्प्लेसमेंट के। और इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें से 2.6 मिलियन जो लोग हैं, टोटल कितना बताया, 5 मिलियन से ज़्यादा, उसमें से 2.6 मिलियन लोग जो हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ा था ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून्स, ठीक है। Now, Indian Meteorological Department has released 169 new names for the tropical cyclones in the Indian Ocean region, ठीक है। तो ये 13 कंट्रीज़ ने मिलके नाम कंट्रीब्यूट किए हैं। ये 13 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो इंडियन ओशियन रीजन में जो साइक्लोन आते हैं उनके नाम बताती हैं। वो है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान, ठीक है। नाउ द डिसीजन टू क्रिएट न्यू लिस्ट ऑफ साइक्लोन्स, ये डिसीजन कब लिया गया था, ये 45th सेशन ऑफ पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ था, जो कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने होल्ड किया था। और कुछ रूल्स होते हैं नाम रखने के, वो रूल्स ऐसे होते हैं कि जो नाम होते हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए टू कल्चर, पॉलिटिक्स, जेंडर और रिलीजियस बिलीफ, किसी के सेंटिमेंट्स को नहीं मतलब दुखाने चाहिए, कोई भी पॉपुलेशन कहीं भी किसी कंट्री की हर्ट ना हो, और ये सब भी होता है कि 8 लेटर से कम और इजी टू प्रोनाउंस टाइप के हो, इस तरीके के रूल्स रहते हैं, ओके। नाउ रीजनल स्पेशलाइज मीटेरोलॉजिकल सेंटर जो RSMC न्यू दिल्ली में, वो रिस्पॉन्सिबल है टू नेम द साइक्लोन्स इन द रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, ठीक है। अब रेडियो टैग्ड जो अमूर फैल्कन होते हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है इन इंडिया फॉर देयर फर्दर डेस्टिनेशन टू ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन नॉर्दर्न चाइना।
तो क्या होता है कि जब ठंड का टाइम होता है तो ये चाइना से साउथ की तरफ जाते हैं और वापस मतलब थोड़ा साउथ में क्या होता है, हल्का सा गर्म रहता है तो वहाँ जाते हैं अफ्रीका वगैरह की तरफ। और जैसे फिर गर्मी आती है तो वापस ये चाइना की तरफ निकल जाते हैं। ओके, तो ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग माइग्रेटरी रैप्टर्स हैं और हर साल माइग्रेट करते हैं विंटर में, जैसे बताया मंगोलिया, साउथ ईस्ट रशिया और चाइना से जाते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ थ्रू इंडिया एंड अक्रॉस द अरेबियन सी। और इसमें याद रखना जो नागालैंड का डोयांग लेक है। ओके, डोयांग लेक उस उनका एक स्टॉप ओवर है, तो अपने माइग्रेशन रूट में वो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। ओके, and it is protected under Indian Wildlife Protection Act of 1972 and Convention on Migratory Species जिसका इंडिया सिग्नेटरी है। IUCN के स्टेटस में वैसे ये लीस्ट कंसर्न के हैं। और नागालैंड गवर्नमेंट जो है वो अमूर फैल्कन फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करती है टू स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए कि अमूर फैल्कन्स जो है उनको सेफ पैसेज दिया जाए। फाइन। नाउ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट आई है 2020 की, तो ये दी है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने, यानी USCIRF। और इसने जो है इंडिया की रैंकिंग को एकदम लोएस्ट पे ला दिया है CPC पे, यानी कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो इसके लिए USA ने एक एक्ट लाया था, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 में। तो CPC स्टेटस जो होता है कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ये स्टेटस दिया जाता है ऐसी कंट्रीज़ को जो कि टॉलरेट ऑनगोइंग एग्रेगियस जो वायलेशंस होते हैं रिलीजियस फ्रीडम के, उसमें एंगेज करते हैं। यानी कि मतलब कुल मिला के जहाँ पे रिलीजियस थोड़ा इनटॉलरेंस होता है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा होता है इनके अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें इस बार इंडिया को क्यों एकदम इतना डिग्रेड कर दिया, तो उसकी स्पेसिफिक कंसर्न्स थे अबाउट सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा आया, फिर जो अभी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स प्रपोज किया गया है, एंटी कन्वर्जन लॉज हमारे, और सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर को देखते हुए। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं CPC कैटेगरी में 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो है चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रशिया, सीरिया, वियतनाम, एरित्रिया, ईरान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो 2019 में वैसे इंडिया जो था वो Tier 2 कंट्री था, मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे वायलेशंस होते हैं और कुछ टाइम पीरियड के लिए वो सीरियस होते हैं। ठीक है, USCIR जो है जिसने रिपोर्ट निकाली है वो एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीसन US फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है जो कि यूनिवर्सल राइट्स को डिफेंड करती है। मतलब अब्रॉड के भी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो अब्रॉड के उनको भी रिलीजन के राइट्स वगैरह को, उनके फ्रीडम को लेके ये एक्टिव रहता है ये कमीशन। ओके, ये काम उसी लिए करता है। Now नीति आयोग क्वेश्चंस ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट्स टेरर रैंकिंग ऑफ इंडिया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। हर कहीं जो है हमारी रिपोर्ट ख़राब ही आ रही, तो अब इंडिया जो है पहले 8th अफेक्टेड था, अब 2019 के हिसाब से 7th वर्स्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव समरी होती है ऑफ की ग्लोबल ट्रेंड्स और टेररिज्म का क्या ट्रेंड रहा है 2000 से, और इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे ऊपर जो 6 कंट्रीज़ हैं वो हैं अफ़गानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान और सोमालिया। ठीक है, और इसका जो स्कोर होता है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट में यूज़ किया जाता है, विच इज़ पब्लिश्ड बाय द वॉक फ्री फाउंडेशन, और जो कि एक ट्रैवल और टूरिज़्म कॉम्पिटिटिवनेस और सॉरी एक चीज़ याद रखना कि ये जो ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट है वॉक फ्री फाउंडेशन की, इसको भी इंडिया क्वेश्चन कर चुका है। ठीक है, मतलब कि इन लोग क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं,
तो कुछ डिफरेंसेस मतलब इनके साथ पहले भी ऐसे रह चुके हैं, तो अभी इन्होंने इनके ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसको भी क्वेश्चन किया है। इसके अलावा इसका जीटीआई स्कोर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होते हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का एक होता है सेफ सिटीज़ इंडेक्स, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ त्रिपोली जो कि लिबिया की कैपिटल सिटी और लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हर कहीं कोरोना की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। तो इसकी जो सिचुएशन है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये त्रिपोली यहाँ पर है, ये लिबिया है, कहाँ पे था, ये अफ्रीका है, ठीक है ना। सहारा देख के समझ में आ रहा होगा, ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। तो लीबिया में आपके त्रिपोली शहर में बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रोटेस्ट हुए हैं। फिर प्राइवेसी कंसर्न्स ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, ये एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है ये। इसमें मतलब गवर्नमेंट के ऊपर बात उठाई गई है। तो गवर्नमेंट हालांकि काफ़ी स्टेप्स उठा रहे हैं अभी पेंडेमिक से उसको कॉम्बैट करने के लिए, जिसके लिए जो पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग टाइप की है। लेकिन उन जो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है कई सारे, उसकी वजह से कुछ पिटफॉल्स भी हैं। तो अब क्या क्या डेंजर हैं ऐसे गवर्नमेंट एक्शंस के, वो देख लेते हैं। पहली बात तो प्रोन टू ओवर रीच। तो जस्टिस खन्ना ने ये कहा था कि जब क्राइसिस का टाइम आता है तो भले सही रीजंस की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं वो ओवर रीच करती हैं, यानी कि उनको जितना नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा ओवर जाके वो मतलब घुसते हैं। एंड थ्रेट टू सिविल लिबर्टीज़, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर चाहे गवर्नमेंट चाहे तो उनको सस्पेंड कर सकती है, ये कह के कि इस टाइम पे लाइव्स बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी वजह से सिविल लिबर्टीज़ को भी थ्रेट है। और उसके बाद में रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स को हो सकता है कि कंटिन्यू रखा जाए एक बार क्राइसिस ख़त्म हो जाए उसके बाद भी। और टेक्नोलॉजी का इन्वेजिव यूज़ करना, ये मेन मुद्दा यही है, इन्वेजिव यूज़ करना, जिससे फिर मतलब जो लोगों का पर्सनल हेल्थ डेटा है उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी जो है उसको अभी इस बार अगर देखा जाए तो 3 लेवल्स पे इन्वोक किया गया है। पहली बात तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, उसके बाद में फिर जियो फेंसिंग और ड्रोन इमेजरी करना। तो ये दोनों चीज़ें हालांकि अनसेंक्शनड हैं, ठीक है। तो वही कि क्वारंटाइन में जो है इंडिविजुअल्स, उन लोग कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, उस चीज़ को मॉनिटर करना। तो सेलफोन बेस्ड सर्विलेंस तो परमिसिबल है टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 के अंडर, लेकिन ऐसा अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है जिसमें सर्विलेंस मतलब अलाउड हो, ठीक है। और तीसरा क्या किया है टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज़ कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग स्मार्टफोन एप्लीकेशंस होते हैं जैसे आरोग्य सेतु, तो इनका यूज़ करना। तो इसमें वैसे एम क्या है इस ऐप का, ये इंश्योर करना है कि कोई इंसान अगर किसी कैरियर के कांटेक्ट में आया है तो वो खुद को खुद से क्वारंटाइन कर ले। लेकिन इसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, एक तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो जाती है क्योंकि जो इसका सोर्स कोड है उसको पब्लिक नहीं किया गया है। फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ जाती है क्योंकि कोई भी लेजिस्लेशन नहीं बनाया गया, कोई एक्ट वगैरह तो आया नहीं था। आरोग्य सेतु फिर भी चलो आधार वगैरह के लिए है, लेकिन इसके लिए तो कुछ भी नहीं है। फिर कोअर्सिव इन नेचर, क्योंकि आपको ई पास जैसे अभी इशू किया जाएगा तो आपको मतलब ज़बरदस्ती रहेगा कि आपको उसके बिना आपको नहीं आप ट्रैवल कर सकते हो। तो आधार की तरह हो गया कि कई जगहों पे वो एक तरीके से कोअर्सिव हो जाता है। फिर इन्वेड्स पायरेसी, क्योंकि नेसेसरी टेक्नोलॉजिकल इन्वेजन बना दिया है इसको प्राइवेसी के अंदर घुसने के लिए। फिर इसमें क्लैरिटी भी लैकिंग है कि किस तरीके से ये जो इतना ज़्यादा पर्सनल डेटा लिया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, इसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। Now UGC held a meeting to consider tentative academic calendar for the current year और need to promote online learning। तो हम इसमें मेन यही देखेंगे, एकेडमिक कैलेंडर तो ठीक है लेकिन ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर कुछ देखेंगे कि कंस्ट्रेंट्स अभी करंटली क्या हैं। तो पहली बात तो डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा एक्सेस नहीं है इंटरनेट को। और अभी मतलब नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी आई थी, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, उसमें ये पता चला था कि 55,000
विलेजेस जो हैं, 55,000 गांव कंट्री के, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं है, ठीक है। फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर और फ़ोन्स इतने नहीं है प्रोफेशनल वर्क के लिए। एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब जो लाइव क्लासरूम होता है वहाँ पे जो उनका इंटरेक्शन होता है वो चीज़ ऑनलाइन उनके लिए पॉसिबल नहीं है। कैपेबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि दोनों उनको स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी ट्रेनिंग चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम में कैसे रहा जाए। फिर इंक्रीज्ड बर्डन पेरेंट्स के ऊपर कि अब उनको पूरा टाइम इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम को ऑर्डर रखना पड़ेगा। आखिर वही फैसिलिटीज़ देंगे बच्चों को कि कंप्यूटर वगैरह हो गया या फ़ोन हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम का उनको एक डिसिप्लिन टाइप का मिले। इसके अलावा कुछ सोशोलॉजिकल इश्यूज भी हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। जैसे कई सारे बच्चे जो होते हैं वो स्पोकन या रिटन इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो जो ऑनलाइन मटेरियल रहेगा वो बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। यूजीसी तो एक बना देगा सबके लिए, लेकिन वो कई लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। और कई बच्चे जो हैं अलग अलग प्रायर ट्रेनिंग के लेवल से आए हैं, तो वन साइज़ फिट ऑल वाली जो अप्रोच है वो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और जो सोसाइटी का बॉटम पिरामिड है, वही जो गरीब लोग हैं उनके पास में इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो इस एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, ओके। नाउ अप्रैल 29th वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फेम्ड इंडियन पेंटर राजा रवि वर्मा, ओके। और उनको क्यों याद किया जाता है? फॉर गिविंग इंडियंस देयर वेस्टर्न क्लासिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो जो हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस हैं उनको वेस्टर्न और क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। और अपनी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने ह्यूमनाइज कर दिया था डिपिक्शन ऑफ हिंदू पैंथियन। पैंथियन क्या होता है? मतलब सारे गॉड्स और गॉडेसेस का अगर पूरा टोटल ले लें तो उनको पैंथियन कह सकते हो आप। तो उनका जो ह्यूमनाइज डिपिक्शन था पहले केवल कॉस्टली कैनवस वगैरह पे रहता था, लेकिन अब इनटू द प्रेयर एंड लिविंग रूम्स ऑफ वर्किंग क्लास होम्स। मतलब क्या किया था ना, लिथोग्राफ्स वगैरह जो होते हैं पत्थर पे या फिर प्रिंटेड मटेरियल पे, मेटल वगैरह पे इजीली प्रिंट होने लगा था, जिसकी वजह से हर घर में वर्किंग क्लास होम्स तक भी पहुंचने लगा था, ठीक है। तो लिथोग्राफ्स की वजह से ये कर पाए थे। अच्छा, इनकी अचीवमेंट्स क्या थी? 1873 की इनकी पेंटिंग थी, ये साइड में आपको पेंटिंग दिख भी रही होगी, नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर। तो इसकी वजह से इनको प्रेस्टिजियस गवर्नर का गोल्ड मेडल मिला था 1904 में। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी अवार्ड किया था कैसर हिंद गोल्ड मेडल। और 2013 में मर्क्यूरी पे क्रेटर जो है वो इनके नाम पे ऑनर में मतलब रखा गया था नाम, ठीक है। इसके अलावा इनके दूसरे वर्क्स कौन से हैं? अ फैमिली ऑफ बेगर, अ लेडी प्लेइंग स्वरभात, अर्जुना एंड सुभद्रा, दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान, जटायु, लेडी लॉस्ट इन थॉट और शकुंतला, ठीक है। लेकिन वर्मा को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है फॉर बीइंग टू शोई इन हिज पेंटिंग्स, ओवर शेडोइंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स। जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उनको हटा देना, मतलब ज़्यादा वेस्टर्न करने के चक्कर में। फिर एक्सप्रेशन में ज़्यादा डायनामिज्म ना होना, जो कि ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में वैसे देखने को मिलता है। और हिंदू जो गॉडेसेस हैं उनको प्रोस्टिट्यूट्स की तरह मॉडल करना, और जिससे ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ऐसे डेटीज़ का रिप्रेजेंटेशन करके आपने उनको जो मॉर्टल्स होते हैं उस लेवल पे ला दिया है, ओके। Now ADB's COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program CARES प्रोग्राम, तो ये काय के लिए है? जो गवर्नमेंट्स को ग्लोबल मतलब इस क्राइसिस की वजह से इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, उनको इमीडिएटली प्रोवाइड करने के लिए। तो उसमें इस प्रोग्राम में केयर्स प्रोग्राम, याद रखना पहली बात तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, और इसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया जाएगा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड केयर। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ और केयर के लिए और सोशल प्रोटेक्शन के लिए फ़ंड्स दिए जाएंगे। और इसको किसके थ्रू फंड किया जा रहा है? थ्रू CPRO यानी कोविड-19 पेंडेमिक रिस्पॉन्स ऑप्शन। ये एडीबी के काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट फैसिलिटी के अंडर आता है। तो मेन इसमें ये टर्म्स याद रखना, और एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है, ये याद रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होगा, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और जापान और US जो हैं वो सबसे बड़े मतलब
कंट्रीब्यूटर हैं इस फंड के, ठीक है। नाउ व्हाट आर ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स एंड व्हाई आर दे कंट्रोवर्शियल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स, इसमें क्या होता है, इंटेंशनली जो वॉल्टियर्स होते हैं उनको इन्फेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कोरोना वायरस उनमें खुद से डाला जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि वैक्सीन को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव था वन डे सूनर, जिसमें 3800 लोगों ने करीब रजिस्टर किया है 52 कंट्रीज से ऐसे ट्रायल के लिए। तो जो रेगुलेटरी रेजिम्स होती है, देखो किसी भी बीमारी की जब वैक्सीन होती है तो बहुत साल लगते हैं उसको डेवलप होने में, क्योंकि वो 3 फेजेस से जाती है। पहले फेज़ में क्या होता है, बहुत कम लोगों को ट्रायल वैक्सीन दी जाती है। सेकंड फेज़ में उस क्लिनिकल स्टडी को एक्सपेंड किया जाता है, और जो लोगों में वैसे ही थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस जो बीमारी है वो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे लोगों को नई वैक्सीन दी जाती है। और जो थर्ड फेज़ होता है उसमें कई हज़ारों लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है और उसकी एफिकेसी वगैरह टेस्ट की जाती है, ठीक है। तो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स में क्या होता है, पार्टिसिपेंट जो होते हैं वैक्सीन ग्रुप और प्लेसिबो ग्रुप के, उनको डेलिबरेटली एक्सपोज किया जाता है इन्फेक्शन के लिए, दस दे आर चैलेंज्ड बाय द डिजीज़ ऑर्गेनिज्म। तो इसको ह्यूमन चैलेंज ट्रायल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपके अंदर जैसे कोरोना वायरस है तो वो इंजेक्ट किया जाएगा, तो ह्यूमन को डायरेक्टली चैलेंज किया जा रहा है उस डिज़ीज़ से। तो इससे होगा क्या वैसे फ़ायदा, कि बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल टाइम है वो बच जाएगा, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड कंडीशंस का वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब किसी को हो और फिर वो ट्रायल के लिए आए, ठीक है। लेकिन इसमें एथिकल कंसर्न्स क्या हैं कि ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स वैसे नए तो नहीं हैं, लेकिन ये अक्सर ऐसी मेडिकेशंस के लिए किए जाते हैं, ऐसी डिजीज़ के लिए जो कि कम लीथल होती हैं, यानी जिसमें मरने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, या फिर ऐसी बीमारियां जिनको साइंटिस्ट काफ़ी टाइम से समझ चुके हैं, जैसे मलेरिया हो गया। एक तो ये कंसर्न है, और इसके अलावा 2016 में भी WHO ने कहा था कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल है मेडिसिन का, उससे ये रिसर्च कन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि गाइडिंग प्रिंसिपल है टू डू नो हार्म, और ये आप जानबूझ करके हार्म कर रहे हो, ओके। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द यार, तो इट इज़ एसेंशियल कि ऐसी चैलेंज स्टडीज़ जो हैं अगर कंडक्ट की भी जा रही हैं तो एथिकल फ्रेमवर्क में की जाए, जहाँ पे प्रॉपर कंसेंट, मतलब जो कंसेंट दे रहा है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ओके। और इसके अलावा जो स्टडीज़ हों उनमें बहुत ज़्यादा फोरथॉट, कॉशन और ओवरसाइट होना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ 29 अप्रैल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक ज़रूर देते रहिए। थैंक यू।